हेलो प्यारे बच्चों, मैं सोनू कुमार चाणक्य के रिवीजन में आपका स्वागत करना हूँ। मैंने 12th क्लास के फिजिक्स के 20-20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का पैटर्न सेट बनाया है जो आप लोगों के लिए बेहतर और समझने में कारगर होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आवेश का बीमा क्या होता है। आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर भी करते रहिएगा। तो देखिए, सूत्र होता है I बराबर, आप लोग पता होगा कि सूत्र I बराबर होता है Q/T, अर्थात आप विद्युत धारा कहते हैं प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं Q बराबर IT। तो I का बीमा क्या होगा, I माने विद्युत धारा, I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का इस बीमा होता है A, या I भी लिख सकते हैं, और समय का होता है T, अर्थात Q बराबर AT इसका बीमा होगा आवेश का। तो आवेश का बीमा AT, तो AT ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है क्या, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। आप लोग जरूर इसका जवाब दें। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा क्या, तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। साथ ही साथ बच्चों भी याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है, जिसका मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। इसलिए बच्चों इतना 3 सेट इस पर रहते हैं जो तीनों के तीनों आप लोग कारगर होगा, जो हर बार कभी यह क्वेश्चन कभी यह क्वेश्चन कभी यह क्वेश्चन पूछता है, जो बिहार बोर्ड का यह फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 का आप लोग जवाब दीजिएगा। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच का बल F है। यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि बल के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, तो बल दो आवेश जब होता है और इस आवेश मान लेते हैं कि आवेश पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 और इसके बीच का दूरी है R, तो इसके बीच का बल जो सूत्र होता है बल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसी पर कह रहा है चार्ज में कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ दूरी में परिवर्तन करने के लिए कह रहा है। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रश्न से चलते हैं। अब जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो उसके बाद Q1 Q2 को मान में तो कोई परिवर्तन के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ दूरी कह रहा है कि आधी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दूरी को आधी। तो दूरी तो R है तो R को आधा कर दीजिए, लेकिन इसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जब होता है तो इसे भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तब उस स्थिति में यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, इसको करेंगे 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ऊपर चल जाएगा गुना में 4। बोलिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम इतना का मान F रख सकते हैं, तो इसका मान क्या होता है, इतना का मान होता है F, तो अर्थात इसके जगह पर F हो गया और ये तो 4 गुना है तो 4 को ऐड कर दिए, तो बल का कितना गुना आ गया, तो 4 गुना। अर्थात ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अब नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 4। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है 4 कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब हम इस पर आवेश देंगे तो आवेश जो होता है चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इस पर आप ध्यान रखिएगा, एक कितना होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक बच्चों क्या होता है, नेगेटिव। तो जब 2 प्रकार के चार्ज होते हैं
तो यहाँ पर कोई वस्तु है, इस पर हम दो प्रकार के चार्ज दे सकते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब विचार करते हैं कोई वस्तु पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो वह हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसलिए इसकी प्रकृति हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन अगर यही वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन यह ले, इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण करे। तो जब इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता इस पर हो जाएगी, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी इस पर। तो जब अधिकता हो जाएगी तो इसकी प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक। एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या, 9.11 इंटू 10⁻³ kg, 31 kg, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यह इलेक्ट्रॉन अर्थात यह है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यह पॉजिटिव होगा अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उसके पास इतना द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के पास है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो उसका द्रव्यमान घटा, क्या होगा, घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा अर्थात जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा पॉजिटिव होगा तो उसका द्रव्यमान जो होगा घटेगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, कमेगा। अगर मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक। जब ऋणात्मक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं यह इलेक्ट्रॉन को लिया है, यह इलेक्ट्रॉन को लिया है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है इतना। तो एक भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अर्थात जब कोई पॉजिटिव होता है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, जब कोई ऋणात्मक होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेशित का मतलब होता है कि धन आवेश किया जा रहा है या ऋण आवेश किया जा रहा है। तो धन आवेश किया जा रहा है या ऋण आवेश, तब उस स्थिति में उसका द्रव्यमान जो होगा हम यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि वह बढ़ भी सकता है कि घट सकता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर इसका डी ही आंसर होगा, अर्थात बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। बढ़ वह स्थिति में हो सकता है जब यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेकिन घटेगा तब जब यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अर्थात पॉजिटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का त्यागा होगा अर्थात उसका द्रव्यमान कहीं न कहीं घटेगा। लेकिन नेगेटिव होगा तो कहीं न कहीं वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है तो इस स्थिति में उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग जवाब भी देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन का रहा विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युतशीलता को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर, या इसका एक और फैराड प्रति मीटर ऐसा ही मात्रक होता है। इसका एक और ऐसा ही मात्रक हम बताए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कुछ और, क्या, सॉरी ऐसा ही मात्रक ही पूछ रहा है। तो ऐसा ही मात्रक आराम से हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन बी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यही पूछ रहा है। चलिए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 कह रहा है विद्युत क्षेत्र E से लंबवत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा शून्य मान लिया जाए। लंबवत स्थिति में शून्य मान लेने पर E और P के बीच कोण
कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका पता होगा आपका आंसर कि माइनस में हो जाती है, अर्थात इसका ऊर्जा जो हो जाएगा Pe, वो भी नेगेटिव में। अगर इसको तोड़ेंगे डॉट प्रोडक्ट तब Pe cos थीटा आ जाएगा, अर्थात इसकी स्थिति ऊर्जा जो आएगी -P cos थीटा, -P cos थीटा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 7, आप लोग जवाब दीजिएगा इसको कमेंट सेक्शन में। कूलॉम बल है, तो कूलॉम बल क्या है? केंद्रीय बल है कि विद्युतीय बल है, या दोनों है, या इसमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा, विद्युतीय बल और केंद्रीय बल दोनों है। कूलॉम बल जो आवेश के बारे में बताया गया है, तो यह केंद्रीय बल भी है, अर्थात जो आवेश होता है इस पर आवेश जो बैठता है केंद्र की तरफ एट्रैक्ट रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं केंद्रीय बल। और साथ साथ विद्युत तो है ये है, इसके कारण यह विद्युतीय बल लगाता भी है, अर्थात आपका ऑप्शन सी राइट जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 की तरफ। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मान कितना होता है? ESU मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, इसका मान होता है 4.78 × 10⁻⁻10। याद रखिएगा, 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है 4.78 × 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि 1 कूलॉम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। इसी से कंपैरिजन करके इसका मान निकाला गया है, ठीक है, क्योंकि 1 कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 कूलॉम बराबर चार्ज कितना होता है, तो 6 पॉइंट याद रखिएगा, उसी से कंपैरिजन करके इसका मान हल करके इतना मान निकाला गया है। कहिएगा तो हम निकाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हम लोग 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 कह रहा है, विद्युत स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो याद रखिएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। क्या होता है बच्चों? संरक्षी होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कह रहा है, एक एकांक चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो याद रखिएगा, एकांक चालक के लिए Q बराबर ऐसे सूत्र होता है CV, इसलिए C बराबर हो जाएगा Q बटा V, अर्थात कुल आवेश बटा कुल विभव। तो कौन सा ऑप्शन है? तो कुल आवेश बटा कुल विभव, ऑप्शन नंबर ए, आपका ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या आपका कि 1 कूलॉम आवेश बराबर कितना ESU? तभी जस्ट हमने बताया है 1 कूलॉम आवेश बराबर कितना ESU होता है। तो याद रखिएगा, 1 कूलॉम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है। यह जो है आवेश जो है, आवेश का SI मात्रक होता है ही कूलॉम, लेकिन आवेश का CGS मात्रक, अगर हम बात करें आवेश का SI मात्रक, तो याद रखिएगा कूलॉम होता है, लेकिन आवेश का CGS मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का CGS मात्रक होता है ESU। EMU भी होता है बच्चों। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। एक और होता है FR, अर्थात फ्रैंकलिन। ये 3 गो होता है मात्रक। ESU ज़्यादा पॉपुलर है बिहार बोर्ड के लिए, यह ESU ज़्यादा इसी पर टॉर्चर करता है, EMU पर नहीं या फ्रैंकलिन पर नहीं। लेकिन याद रखिएगा आप लोग, साथ ही साथ ये तो आपको बता ही दिए कि 1 कूलॉम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU, ठीक है। तो आप जवाब दीजिए 1 कूलॉम आवेश बराबर कितना ESU होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻9 ESU होगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन 12 कह रहा है, एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेश। तो विद्युतीय द्विध्रुव की जब बात कहेगा तो एक पर अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और तो उसके नज़दीक दूसरा चार्ज भी होगा जिस पर उतना ही चार्ज होगा लेकिन अपोजिट होगा, इस पर माइनस होगा, अर्थात दोनों पर परिमाण सेम होगा। अगर इस पर आवेश का मान
Q है तो इस पर आवेश का भी मान Q ही होगा, लेकिन परिमाण सेम होगा, लेकिन एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर होंगे नेगेटिव बच्चों। साथ ही साथ इसके बीच की दूरी कुछ तो होगा, मान लेते हैं A। तो द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि P बराबर Q इंटू A, अर्थात दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात होता है क्या, तो वेक्टर P बराबर Q इंटू A, जो Q चार्ज है, दूरी है, ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण इतना और इतना है, तो उनके बीच की दूरी इतना दिया हुआ है, जो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया। ऐसा क्वेश्चन 2026 में इस बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है Q, तो Q का मान एक पॉजिटिव दिया हुआ है, एक नेगेटिव। देखिए दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों, एक पॉजिटिव है तो एक क्या है, नेगेटिव, एक पॉजिटिव है तो एक क्या है, नेगेटिव। तब याद रखिएगा यहाँ पर होता है Q बराबर दिया हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना। अब इस पर प्लस लिखे या माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परिमाण की चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही साथ A का मान दिया हुआ है कितना, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलिए हम लोग हल करते हैं। इसके बाद क्या होगा, तो सूत्र होता है P बराबर Q इंटू A, तो Q का मान रखिए, Q का मान इतना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और साथ ही साथ A का मान दे हुआ है कितना, 2.4 इंटू 10⁻10। अब इसको 3.2 में 2.4 में गुना करेंगे तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, और 4 12 की 2 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, 4 5 6 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6, 2 अंक के बाद दशमलव, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 एक 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 एक 7 हो जाएगा। तब ध्यान दीजिए तब इसके बाद कितना होगा, तो अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पड़ेगा 7 पॉइंट, अर्थात इसका मान आ गया 7.68। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, अब इसका पावर जुड़िए, तो इसका पावर में हम देख रहे हैं क्या कि इसके पावर में है -19, इसके पावर में -10, तो कितना होगा, तो 10⁻⁻29 हो जाएगा। और साथ ही साथ द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, और दूरी का मीटर, तो कूलम मीटर, तो यहाँ भी हो जाएगा कूलम मीटर। तो अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया कितना, 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, बी आपका सही जवाब होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 13 क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देते रहिएगा। क्या होगा, कह रहा है कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी तो क्या होगी। एक आवेशी चालक है, उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी होता है तो तल के लंबवत होता है। क्या होता है, तल के या सतह के लंबवत। ऑप्शन शून्य होता है, नहीं, सतह के लंबवत होता है, सही, यही आपका सही जवाब होगा बी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है क्या, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा। इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया है कि कोई भी खोखला गोला है तो बताइए इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, ये चैप्टर में नहीं है, पोटेंशियल में हम पढ़ाऊँगा, तो हालांकि ये क्वेश्चन आ गया तो इसकी चर्चा करूँगा ज़रूर। तो अगर ये धन आवेश है तो बोल रहा है कि इसके अंदर विभव कितना होता है, तो याद रखिएगा जितना सतह पर विभव होता है तो सतह पर कितना होता है, तो सतह पर विभव का मान होता है, यदि इसका
त्रिज्या r हो तो इस पर आवेश प्लस q दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/r होता है। लेकिन अगर सतह पर त्रिज्या r ही है, इसका त्रिज्या सतह तक आवेश q ही रहे, तो हम विभव न निकाल के तीव्रता निकाले तो तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/r²। तीव्रता होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी गोलीय चालक हो गया तो गोलीय चालक के अंदर में तीव्रता का मान होता है 0, क्योंकि आवेश बैठता है सतह पर न कि अंदर, इसलिए अंदर में तीव्रता होता है 0, लेकिन विभव 0 नहीं होता है। जितना सतह पर होता है उतना ही अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अंदर और सतह पर समान होता है, अर्थात समरूप होता है। और धनात्मक है तो देखिए ऑप्शन 0 होगा, नहीं धनात्मक और समरूप होगा, एकदम सही है। धनात्मक और क्या होगा, समरूप होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इसको याद कर लीजिएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। और किसी भी खोखले गोले के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि कोई भी खोखला गोला है उसके अंदर विभव का मान समान और समरूप होता है, जो धनात्मक होता है। क्वेश्चन और नेक्स्ट 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है क्या, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है। अब साबुन के बुलबुला की बारी आ गया। यदि साबुन के जो बुलबुला है इसको हम क्या करते हैं, आवेशित, तो आवेशित हमने बताया कि 2 प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि आवेश 2 प्रकार का होता है। तो आवेशित होता है पॉजिटिव आवेश और एक होता है नेगेटिव आवेश। तो अगर हम पॉजिटिव किए तो इसके सतह पॉजिटिव हुआ तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, जिसके कारण यह एक दूसरे से फैलेगा। तो जब फैलेगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या जो r है बढ़ेगी। कब, जब प्लस दे रहे हैं तब। लेकिन हम माइनस दे के देखते हैं, इसके सतह पर -4 देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों करा की एक बुलबुले पर आवेश ये नहीं बता रहा कि धन आवेश ऋण आवेश, तब ऋण आवेश दे के देखते हैं। तो ऋण आवेश देंगे तो माइनस माइनस के बीच भी प्रतिकर्षण, जिस प्रकार प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण फैल गया, उसी प्रकार माइनस माइनस होने के कारण भी प्रतिकर्षण के कारण यह फैल जाएगी। तो जब यह फैलेगी तब इसकी त्रिज्या भी तो बढ़ेगी, अर्थात इस स्थिति में भी त्रिज्या बढ़ेगी। तो दोनों कंडीशन में पॉजिटिव आवेश देंगे साबुन के बुलबुले पर तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, और नेगेटिव चार्ज भी देंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। दोनों कंडीशन में इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि आवेशित किया जा रहा है तो बढ़ेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन अब हम आते हैं 16 पर। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर अर्थात स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो कोई सूक्ष्म बिंदु है और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर प्लस q आवेश दिया गया है। कह रहा है कि सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव से मध्य, अच्छा द्विध्रुव कह रहा है, सॉरी द्विध्रुव। तो द्विध्रुव पर यहाँ पर 2 होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। इससे मध्य दूरी पर r दूरी दिया गया है। तो r दूरी पर अक्षीय में है, मध्य दूरी से बहुत r दूरी पर विभव का मान। तो ना पूछ रहा अक्षीय ना पूछ रहा निरक्षीय, तो यहाँ सिंपल अक्षीय की स्थिति में चलेगा, क्योंकि निरक्षीय में याद रखिएगा जब द्विध्रुव होगा तो निरक्षीय में विभव निकालेंगे तो 0 होता है। लेकिन अगर यही बात करें निरक्षीय ना बात करके बात करते हैं कि अगर यहाँ द्विध्रुव रहता है तो द्विध्रुव में एक पर माइनस आवेश और एक पर प्लस आवेश, तो अक्षीय कहलाने का मतलब इधर अगर r दूरी है यहाँ से यहाँ r दूरी है, तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति में अगर बोलेगा तीव्रता तो तीव्रता का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। अगर निरक्षीय अगर इस कंडीशन में कहता है कि यहाँ पर बताइए तीव्रता, तो यहाँ पर तीव्रता का मान होता है इतना ही करीब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ 2 हट जाता है p/r3। अब लेकिन विभव की बात करते हैं,
किसकी बात करते हैं? विभव। तो अच्छी स्थिति में यहाँ विभव की बात करते हैं तो v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q बटा सिर्फ r स्क्वायर होता है। लेकिन अगर निरक्षीय में बात करते हैं, निरक्षीय में यहाँ पर विभव की बात करते हैं निरक्षीय में, तो निरक्षीय में शून्य होता है विभव का मान। तो यहाँ तो सिंपल बात कर रहा है कि मध्य दूरी से r दूरी पर कर रहा है, यहाँ पर नहीं, निरक्षीय नहीं बोल रहा, अक्षीय तो होगा। तो किसके? तो r स्क्वायर। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि v और यहाँ पर इतना को हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो 1/r स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। यहीं पर विभव ना पूछ करके तीव्रता पूछता तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होता। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के, क्या बोल रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉलर दूरी पर विद्युत विभव का मान किसके समानुपाती होगा? तो इसके 1/r स्क्वायर के समानुपाती होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 17 में 2020 क्वेश्चन का सेक्शन मैंने बनाया है जो आप लोगों के लिए सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो बेहतर आप लोग का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसलिए इस सेक्शन में ज़रूर जुड़ें और मैं हमेशा आप लोगों के लिए अपडेट रहूँगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम रहेगा, अगर किसी थ्योरम में आपको प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। बोर्ड पर सोल्यूशन करके आपका बेहतर ढंग से सोल्यूशन दूंगा लाइव आकर, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। ओके बच्चे, चलिए तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 में। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर अर्थात V/m जिसको कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, अब किसका होगा? तो याद रखिए विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E × dA। तो तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है क्या? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है ऐसे मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, और इसका जो होता है ऐसे मात्रक अर्थात क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर, अर्थात इसको कैसे इसको हल करेंगे तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक जो होता है यहाँ पर तो वोल्ट मीटर इसका होता है, वोल्ट मीटर होता है। दूसरा बात करते हैं विद्युत विभव, तो विद्युत विभव को तो जान ही करते हैं वोल्ट होता है। विद्युत धारिता कैसे मात्रक होता है? फैराड। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक होता है? वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, ये दोनों याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए ऑप्शन में कौन होगा, तो कह रहा वोल्ट मीटर, तो ऊपर वोल्ट है और नीचे मीटर है, अर्थात वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होगा? तो वोल्ट प्रति मीटर होगा, यही मैच कर रहा है डी ऑप्शन से, तो अर्थात डी विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कैसे मात्रक होगा? क्या? वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत धारिता कैसे मात्रक याद रखिएगा? फैराड होता है। विद्युत विभव कैसे मात्रक? वोल्ट होता है। विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक? वोल्ट मीटर होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि कैपिटल Q बराबर N है, Q बराबर क्या है? N। आवेश का क्वांटिमाइजेशन से हम लोग समझते हैं कि कोई भी आवेश कोई भी वस्तु पर, इसको समझते हैं हम लोग आवेश का क्वांटिमीकरण, तब इसका संभव जवाब दे सकते हैं कि कोई भी वस्तु पर जो आवेश देते हैं तो प्लस माइनस N के बराबर होता है। तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 और E क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। क्या है इलेक्ट्रॉन पर? चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जब भी दीजिएगा कोई वस्तु पर तो कहता है ना कि यह वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो पैकेटों के रूप में जाता है। कभी भी जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो कभी भी 2.5 स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते हैं, 3.5 गो स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते हैं, 5.5 गो स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब जब भी स्टूडेंट की संख्या होगा तो पूर्ण रूप से होगा, 4 5 8 2 3 हो सकता है, 2.5 1.5 नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो पूर्णांक होगा, पूर्णांक गुणज होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, किसका होगा? पूर्णांक गुणज। अर्थात पूरे जो होगा वो संभव मान होगा, जो पॉइंट में होगा वो संभव मान नहीं होगा। तो अर्थात कहने का मतलब आपका ए संभव होगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 8 भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 100 को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, चाहे ले सकते हैं। क्या 4.2 गो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? आप सोचिए खुद पर, 4.2 स्टूडेंट हो सकता है कभी, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अर्थात आपका ऑप्शन जो होगा
आपका ऑप्शन होगा सी आंसर जवाब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप लोग साथ देते रहें तो आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा, और आपका मैं गारंटी कर देता हूं कि आपका बेहतर हर एक क्वेश्चन मैं टच कराऊंगा ऑब्जेक्टिव का। आप मेरे साथ जुड़े हुए रहें। क्वेश्चन कह रहा है 19, हवा में एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट होता है मुक्त आकाश की प्रवाहितुता, याद रखिए, मुक्त आकाश की प्रवाहितुता। ठीक है, इसका मान होता है कितना, 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। ऐसे मात्रक यही होता है, या ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। साथ ही साथ एक और चीज़ बता देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, बीमा एकदम सिंपल है। क्या लिखना है, MLTA लिखना है। आगे 1 लगाना है, पीछे 2 लगाना है, आगे 3 लगाना है, पीछे 4 लगाना है। इस प्रकार 1 2 3 4, लेकिन आगे माइनस कर देना है और पीछे प्लस। आगे 2 में क्या कर देना है, अब माइनस, पीछे हो जाएगा प्लस। तो यही हो जाएगा इसका बीमा। ऐसे ही मात्रक हो जाएगा फैराड प्रति मीटर, ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति। लेकिन एप्सिलॉन आर जो है इसको बोलते हैं कौची, विद्युतशीलता तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता को परावैद्युतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। इसलिए हर एक पदार्थ का परावैद्युतांक विद्युतशीलता का मान अलग अलग होता है। जैसे पानी का होता है 80, कितना होता है 80, ठीक है, पानी का होता है 80, याद रखिएगा। लोहा सोना चांदी अर्थात धातु का होता है कितना, तो याद रखिएगा अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, निर्वात का प्रवैद्युतांक होता है कितना, 1। हवा का कितना होता है, तो 1.0003 इतना होता है। अब इसमें पूछ रहा हवा का कितना होगा, तो इसको हम लगभग कह सकते हैं 1, तो अर्थात 1 होगा। शून्य में गलती से टिक आउट हो गया, अर्थात सी होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितने हम बातों को एनालाइज कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसके बाद मैं फिर दोबारा मिलूँगा। क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है सूत्र F/Q। तो बल कितना होगा, तो QE के बराबर होगा। ठीक है, तो QE माने A होगा। चलिए बच्चों, कैसा सेक्शन रहा, बेहतर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के यह सेशन बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतर होगा। मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन देता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। या क्वेश्चन 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है, जैसे बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r², जिसमें इसका मान कितना होता है। इसका मान आखिरकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, यह आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।